पता है ना, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम सुना होगा। वहाँ जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं ना, वो ब्रेक होकर किसी और में टूट जाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, ब्रेक होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में, मतलब वो सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। एग्जांपल यहाँ मैं दे रहा हूँ, जैसे रेडियम होता है, ये जब इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक होकर हीलियम प्लस रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस जो हैं बना दी हैं, तो आई होप आपने वो देखी होंगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आजकल ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं थोड़ा सा डिजिटल तरीके से यहाँ लिख देता हूँ, तो आप थोड़ा सा उससे देख लेना कि जैसे अगर ऊपर लिखा होगा केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर कौन सा है, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो मैंने पहले यहाँ लिख दिए हैं कि क्या क्या चीज़ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ है हमारी, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक। दूसरी चीज़ है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे, ठीक है। कुछ फार्मूलाज टाइप होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, डिराइव करेंगे, ठीक है। वो करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। उसके बाद हम इसी में एक टॉपिक आता है हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो जो है लेंथी हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि ज़्यादा लेंथी हो गई तो मैं हो सकता है इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग डाल दूँ, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूँ, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है जो वो रहने वाला है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, पहला, ठीक। पहला टॉपिक आप लिखो, अपनी नोटबुक निकाल लो और पेन निकाल लो, हेडफोन लगा लो, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना लिखने से कुछ तो होगा नहीं। और आप मुझे अपना फ्रेंड मान लो, ठीक है, अपना फ्रेंड मान लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, ठीक है। तो मेरा जो पैशन है टीचिंग, वो भी पूरा होता रहेगा, तो आपका भी फ़ायदा होता रहेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे जाओ, और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लग गया, आपको कुछ समझ में आ गया, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब फिर, या फिर अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आप कमेंट करोगे नीचे, अगर कुछ गड़बड़ है या कोई क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए या कुछ बड़ा लिखना चाहिए, छोटा लिखना चाहिए, वो सब कुछ आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी मेरे से पढ़ रहे हो वो सब मेरे दोस्त हो, ठीक है, मेरे फ्रेंड। तो चलो, मैं भी कोई, जैसे देखो ना, मैं भी कोई बड़ा वो नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, ऐसा नहीं। अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जो आपके सिलेबस में चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, तो आपके मार्क्स सही से आ जाएं, ठीक है, आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाए, बस यही हमारी कोशिश है। तो सीखना सिखाना, मैं भी कुछ सीखता हूँ, आपको भी कुछ सिखाता हूँ, ठीक। तो चलो लिख लो टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी। ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक। ये टॉपिक आप ऐड कर लो। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको पूरे को एक बार लिख लेता हूँ, तो फिर आप एक काम करना, आप भी लिख लेना, ठीक है। या फिर मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर समझाऊंगा, फिर आप लिख लेना, ठीक है। तो आप 2 सेकंड की रेस्ट कर लो, तब तक मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक, ठीक है। तो एक बार हमने पूरा लिख लिया, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपने अभी लिखना नहीं है, पहले आप इसको समझ लो, ठीक है, फिर उसके बाद आप पॉज करके लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या हो रहा है। देखो ऊपर लिखा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक। तो क्या मतलब हो गया इसका, मॉलिक्यूलरिटी का, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ये लिखा है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। नहीं समझ आएगा आपको। अब देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल। आपको पता है कि यहाँ लिखा है रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या होता है? रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक। बोल रहा है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं,
ठीक, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, मतलब 2 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं या 4 है, मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा है, उसी को उसकी मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन से हो सकते हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक, तो वो आपको पता चल गया। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक है, वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब आप देखो, पहले ये समझ लो एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है। देखो, आपने सुना है ना एलिमेंट्री स्कूल का मतलब हो गया छोटा स्कूल, मतलब नर्सरी LKG वाला स्कूल। ठीक है, तो एलिमेंट्री का मतलब हो गया छोटी। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है। ठीक, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, मतलब ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। आपको समझ में आ गया ना आप? ठीक, अभी आया ना समझ में? एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो क्या करती हैं, एक ही स्टेप में हो जाती हैं। ठीक, अब आप देखो, अब इस डेफिनेशन को आप पढ़ो। लिखा है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक, आगे क्या लिखा है देखो, यहां लिखा है विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज तो होंगे उसमें, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज तो होंगे, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, मतलब वो एकदम, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही बार सारे कोलाइड करने चाहिए। कोलाइड का मतलब होता है सारे टकराने चाहिए। ठीक, देखो सपोज मैं मान रहा हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें 2 रिएक्टिंग स्पीशीज है, मतलब 2 एलिमेंट्री रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई, जिसमें जो एक ही स्टेप में हो जाती है, मतलब 1 स्टेप रिएक्शन। देखो सपोज एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें 2 रिएक्टेंट है, एक ब्लैक एक रेड। ठीक है, तो ये दोनों आपस में टकराने चाहिए। ठीक है ना, तो वही यहाँ लिखा है कि विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, मतलब उसमें जितने रिएक्टेंट हैं, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग स्पीशीज है वो सारे आपस में टकराने चाहिए एक ही बार, ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए। ठीक, तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी या फिर रिएक्शन। तो आप अगर एक बार फिर पढ़ो जल्दी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो कहाँ होते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन करने के लिए वो सारे रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में क्या करने चाहिए, नचने, आपस में क्या करने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी या फिर रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन तो आपको पता चल गया। ठीक, तो यहां देखो, यहां लिखा है मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक, इन द केमिकल इक्वेशन। मॉलिक्यूलरिटी कैसे आप निकालोगे, यहां लिखा है मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलरिटी किसके बराबर होती है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आपको पता है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखी है, उसमें जो ये नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे ये 2 लिखा है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ये 2 लिखा है, इन्हीं को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक, तो यहाँ लिखा है जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के जो, देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, रिएक्टिंग स्पीशीज कितने, वही होती है ना, तो रिएक्टेंट्स के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको प्लस कर लो तो वही क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी। ठीक, वही यहाँ लिखा है ना। तो आप देखो यहाँ लिखा है डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलरिटी, मतलब मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर डिपेंड करके रिएक्शंस कैसी कैसी हो सकती हैं, यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती हैं, बाई मॉलिक्यूलर हो सकती हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर हो सकती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं बोलना टेट्रा मॉलिक्यूलर, हेक्सा मॉलिक्यूलर, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा वो अभी हम देखेंगे। अब देखो अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो उसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1। अगर बाई मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। ट्राई मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 3। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी के लिए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। ठीक है, अटैक करो, हमला, आयरन मैन के डायलॉग से। ठीक, देखो दोस्तों कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है, चलो इसको सॉल्व करो। ठीक है, आप थॉर बन जाओ, थोड़ा उठाओ तो मार दो। देखो यहाँ लिखा है PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। आप मुझे बताओ यहाँ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बताओ।
बैलेंस्ड है। देखो फास्फोरस एक Cl5 है तो 3 और 2 Cl5 है, तो बैलेंस्ड है। यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा 1। ठीक, तो अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सिर्फ रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो आप देखो इसमें रिएक्टेंट कितना है 1, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बताओ जल्दी। रिएक्टेंट 1 है तो उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भी 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, समझ आया आपको, है ना। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है 2HI, यहां से बन रहा है H2+I2। पहले चेक करो बैलेंस्ड है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 आयोडीन, 2 आयोडीन, मतलब बैलेंस्ड है। अब देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होती है। इसमें रिएक्टेंट ही 1 है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी 2। तो कौन सी रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखो। देखो अभी ये रिएक्शन देखो, देखो पहले ये बैलेंस्ड है, देखो ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4, यहाँ कितने 2 और 2 4, नाइट्रोजन 1 बैलेंस्ड है। ठीक, तो अब आप देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, यहाँ देखो, देखो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करने के लिए किसी भी रिएक्शन को हम नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूलरिटी के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है ना एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ये जो एग्जांपल लिखी है ना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ पहले से कि ये सारी की सारी कैसी हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, एलिमेंट्री का मतलब जो एक स्टेप में नहीं होती, कुछ रिएक्शंस आपने देखी होंगी 11th क्लास में कि जो कैसी होती है 1 2 3 4 स्टेप में होती है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। कुछ रिएक्शंस होती है जो सीधी एक ही स्टेप में हो जाती है। ठीक है ना, तो जो एक ही स्टेप में होती हैं उनके लिए सिर्फ हम मॉलिक्यूलरिटी बोल रहे हैं। ये जो सारी रिएक्शंस यहाँ लिखी हैं ये सारी की सारी सिंगल स्टेप में होती हैं। ठीक, आई समझ आपको। अब देखो इसका यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट यही है ना, तो इनका सम कर लो 1 + 1 आएगा तो 2 आएगा, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 आई तो कौन सी रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर। समझ आया आपको, कौन सी रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, अब ये रिएक्शन देखो आप, ये रिएक्शन आप देखो इसमें यहाँ 2 है, सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है। मैं बोल रहा हूँ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। ठीक, मतलब फिर मॉलिक्यूलरिटी की हम बात नहीं करेंगे। तो आप देखो यहाँ रिएक्टेंट में यहाँ कितने 2, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ कितना 1, तो 2 + 1 = 3 आएगा, तो 3 मॉलिक्यूलरिटी आई, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, ट्राईमॉलिक्यूलर। ठीक, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कुछ भी नहीं है। ट्राईमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया कि ऐसी रिएक्शन है जिसमें 3 मतलब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाईमॉलिक्यूलर है जिसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा ही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखो इसको साफ करते हैं, इसकी थोड़ी सी और डिटेल है वो जान लेते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आपने लिख लिया होगा, अभी नहीं लिखा तो आप अभी लिख सकते हो पास करके। आपको पता है जब आयरन मैन ने न्यू एलिमेंट डिस्कवर किया था ना, मतलब ऐसा कुछ रिएक्टर में लगाया था ऐसे वाला, उसके ऊपर लाइट डाली थी, मतलब कुछ रेज डाली थी, है ना, उसकी ऐसे पाइप सी रखी थी, पाइप के ऊपर ऐसा कुछ था ना, तो वहाँ कैप्टन अमेरिका का वो कुछ जो था कवच वो भी रखा था, उसके ऊपर लाइट डाली थी तो न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। वो केमिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ केमिस्ट्री अप्लाई होती है। तो जो वो वाली चीज़ें हैं वो कुछ साइंटिफिक मूवीज़ हैं, वहाँ साइंस पूरी अप्लाई होती है। ठीक, यही जो केमिस्ट्री, यही रिएक्शंस वहाँ अप्लाई होती हैं, तभी हम जो है आपको ये पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अब आप देखो आयरन मैन, देखो किधर गया डस्टर, ये इसको साफ कर दें। अब आप देखो मॉलिक्यूलरिटी में आगे क्या आप समझोगे। ठीक है, तो आप एक लाइन लिखो, आप एक लाइन लिखोगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0। ठीक, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब आपको पता ही होगा। ठीक, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब पता ही होगा, फ्रैक्शनल आर मोर देन 3, मोर देन 3। ठीक,
तो ये लाइन है जो, ये लाइन बोल रही है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो जीरो नहीं हो सकती। आप बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी होती है कितने रिएक्टेंट हैं। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो जाएगी इसका मतलब रिएक्टेंट ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन की जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और मोर देन 3 भी नहीं हो सकती, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब देखो ये तो आपको पता है फ्रैक्शनल जीरो नहीं हो सकती है ना, लेकिन 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, उसके लिए एक पॉइंट आप ऐड करो। 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? अब देखो यहाँ एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी, लिख लो, ठीक है, लिखने के बगैर कोई फायदा नहीं। प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स can collide and react simultaneously, can collide and react simultaneously, ठीक, simultaneously is very small, is very small, ठीक है। ये लाइन आप लिखो, हेंस आगे लिखो एक और लाइन, इसको मैं ब्लैक कलर से ऐड करता हूं, ठीक है। हेंस रिएक्शंस विद द मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर, हेंस रिएक्शंस विद द मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर, ठीक, एंड स्लो टू प्रोसीड, एंड स्लो टू प्रोसीड, ठीक है। देखो लिखना तो पड़ता ही है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ ऐसा करूं आपके दिमाग में सीधा पड़ जाए, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैं लिखूं ना, सही से ना करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया है, ठीक। अब एक और पॉइंट आप ऐड करो, एक और पॉइंट ऐड करो, फिर हम समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां ऐड करो, इट इज देयरफॉर, ये टेक्स्ट बुक के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ठीक है, complex reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation, involving more than 3 molecules, ठीक, in the stoichiometric, in the stoichiometric equation, ठीक, stoichiometric equation must take place in, लिखो must take place in more than one step, ठीक। इतना आप लिखो, जल्दी लिखो, फिर हम समझते हैं इसको। लिख लिया आपने, ठीक है, समझें फिर, ठीक। चलो देखो, अब देखो यहां क्या लिखा है। हमने तो ये समझ लिया मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो यहां हमने पहला पॉइंट जो मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, ठीक, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूलरिटी 10 है, मॉलिक्यूलरिटी 5 है, ठीक। अब आप देखो, जब हमने मॉलिक्यूलरिटी देखा था ना,
तो मॉलिक्यूलरिटी में हमने एक तो देखा था कि कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी चीज़ देखी थी कि वो आपस में एकदम कोलाइड भी करने चाहिए। कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब हो गया ये ऐसे टकराना, ठीक है। जैसे ये मार्कर है ना, देखो दो मार्कर की कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये टकरा सकते हैं। तीन मार्कर की एक ही बार कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी कम है। देखो ना, दो मार्कर की एक बार कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा है। तो तीन मार्कर की एक ही बार कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी कम है। हो सकता है एक कहीं इधर हो, एक इधर हो, तो ये दो टकराएं, ये बाद में आके टकराए, ठीक है। आ रही है ना समझ आपको? तो तीनों के तीनों क्या पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों एक ही बार टकराएंगे। या फिर अगर चार हो जाएं, मतलब ये मार्कर सपोज रिएक्टेंट है, ठीक, इनको रिएक्टेंट मान लो। अगर चार हो जाएं तो चारों के चारों जब तक एक बार ना टकराएंगे तो तब तक हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं ना डिफाइन कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन में क्या था कि एक बार सारे के सारे टकराने चाहिए मॉलिक्यूल। देखो दो तो एक बार टकरा सकते हैं, ठीक है। तीन बहुत कम ऐसे चांस हैं कि तीन टकराएंगे, देखो तीन टकराने के भी कम चांस है, और चार एक ही बार टकराएंगे इसकी तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी, ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना, वो तीन से ज़्यादा क्यों नहीं होती, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये बताओ जल्दी। पता है ना आपको, प्रोबेबिलिटी आपने 9th 10th में पढ़ा, 11 उसमें मैथ्स में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि चांसेस ऐसा कुछ होता है, ठीक। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल, मतलब कि मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक ही बार कोलाइड करेंगे, है ना। तो कोलाइड करेंगे और तीनों के तीनों 3 से ज्यादा रिएक्ट कर जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बहुत कम है। देखो ना, 3 मॉलिक्यूल तो एक बार रिएक्ट कर सकते हैं, एक बार वो रिएक्ट हो गया, देखो 3 मॉलिक्यूल एक बार कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल एक ही बार कोलाइड करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसके चांसेस बहुत कम है, 3 के भी बहुत कम है, ठीक है। तो वही लिखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड, मतलब ये चांसेस कि 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल एक बार कोलाइड कर सकते हैं और कोलाइड करके रिएक्ट कर सकते हैं एक ही बार, उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक। आगे लिखा है इसी वजह से हेंस रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर, इसी वजह से जो रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है वो बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। एंड स्लो टू प्रोसीड, वो रिएक्शंस बहुत स्लो भी होती हैं, ठीक। आई समझ आपको? ठीक है, देखो एक बार रिवाइज करते हैं पूरा। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी होती है कि रिएक्टिंग स्पीशीज कितने किसी रिएक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं वो आपस में एक ही बार कोलाइड करने चाहिए। तो अगर 2 रिएक्टिंग स्पीशीज से आपस में एक बार कोलाइड कर सकते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, ठीक। देखो अगर एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है वो खुद ही आपस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो उसकी भी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। अगर 3 रिएक्टिंग स्पीशीज तो 3 का एक ही बार टकराना, अगर 3 के 3 रिएक्टिंग स्पीशीज एक ही बार टकरा सकते हैं तो इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। लेकिन 3 के 3 एक ही बार टकराएं, देखो फिर क्या हो रहा है, उसके चांसेस कम है। अगर मैं बोलूँ 4 रिएक्टिंग स्पीशीज एक ही बार टकराएं, उसके चांसेस और भी कम है, ठीक है। देखो ना 4 एक बार नहीं टकरा पाएंगे, ठीक। तो वही मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मैंने आपको समझाया अभी कि वो क्या होती है, साइमल्टेनियसली कोलाइड भी करना चाहिए। और मॉलिक्यूलरिटी में हमने एग्जांपल्स भी देखी, और यहाँ मैंने बोला कि 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 होगी तो क्या होगा फिर, है ना। 0 होगी तो है ही नहीं मॉलिक्यूल, नहीं फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं सकते हम, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं उनको तोड़ नहीं सकते। मोर देन 1, देखो आप बोलोगे नहीं मॉलिक्यूल को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना मान लो कि सपोज रिएक्शन में कभी एटम भी हो सकता है ना, तो एटम को तोड़ के तो नहीं ना रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि डेल्टन ने बोला था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक, ये बोला था। तो अब देखो मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एक ही बार टकराना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए बोला है कि रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी 3 आर रेयर, मतलब 3 मॉलिक्यूलरिटी वाली जो रिएक्शंस होती हैं, मतलब जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है उनको बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, वो क्या होती हैं, बहुत रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड, अगर होंगी भी तो बहुत स्लो होंगी, ठीक। अब देखो अब क्या समझ में आया आपको कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, 2 है तो बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर, 3 है तो बोलेंगे क्या, ट्राई मॉलिक्यूलर,
ठीक, तो आप देखो अगर किसी रिएक्शन में अगर 4 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं या फिर 5 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, तो क्या उनकी मॉलिक्यूलरिटी हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो देखो ना, अगर 4 मॉलिक्यूल हैं वो तो आपस में टकराएंगे नहीं, तो फिर मॉलिक्यूलरिटी कैसे देखेंगे? ठीक, तो इसलिए ये बोला जाता है कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें 3 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं ना, वो एक स्टेप में होती ही नहीं, वो रिएक्शंस एक स्टेप में होती ही नहीं, है ना। तो जो एक स्टेप में होती है उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उनमें मॉलिक्यूल 1, 2 या 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हो सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें 4 रिएक्टिंग स्पीशीज या 5 रिएक्टिंग स्पीशीज हो, वो तो आपस में टकरा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब वो रिएक्शन एलिमेंट्री है ही नहीं। ठीक है, वो एक स्टेप में होती ही नहीं, क्योंकि अगर वो एक स्टेप में होती तो फिर 4 के 4 टकराने चाहिए थे। तो अगर 4 के 4 नहीं टकरा सकते, 4 के 4 या 5 के 5 नहीं टकरा सकते, तो इसका मतलब वो एक स्टेप में रिएक्शंस होती ही नहीं। तो जो एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होती, बहुत सारे स्टेप में होती है, या 1, 2 स्टेप में या 3 स्टेप में होती है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है, क्या लिखा है? इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट, मतलब यहां से ये पता चलता है, ये प्रूफ मिल जाता है कि कम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इन द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। मतलब यहां से ये पता चल जाता है कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज है जो रिएक्टेंट्स 3 से ज्यादा हैं, तो वो रिएक्शंस जो होती हैं वो कौन सी होती है? कम्प्लेक्स होती है। तो उनमें क्या होता है? क्या लिखा है? इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट, मतलब ये यहां से प्रूफ होता है कि कम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल, मतलब कम्प्लेक्स रिएक्शन जिनमें 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, इन द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर, वही बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर, मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप, मतलब उन रिएक्शन को क्या होना चाहिए? एक स्टेप से ज्यादा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज कितने? 3-4 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, वो तो एक बार रिएक्ट कर नहीं सकते। तो अगर एक बार वो रिएक्ट नहीं कर सकते तो एक स्टेप में वो रिएक्शंस होंगी ही नहीं, वो तो 2-3 स्टेप में रिएक्शन होंगी। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप देखो एक और चीज, मैं यहां एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन है हमारी, यहां रिएक्शन है कि KClO3 प्लस KClO3 प्लस 6FeSO4, 6FeSO4, ठीक है, प्लस 3H2SO4 प्लस 3H2S। अब बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो क्या करोगे? आप ना मोबाइल फेंक दो और पढ़ना स्टार्ट कर लो। प्लस 3, यहां लिखो 3Fe2। आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, ठीक, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं। प्लस 3H2। आप बोलोगे मेरा मजाक, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बुरा है, ठीक है ना। आप देखो ये जो रिएक्शन है, आप मुझे बताओ क्या इस रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी बोल सकते हैं? क्या इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी बता सकते हैं। करो प्लस, इसमें कितना कोफिशिएंट है? 1, इसमें कितना है? 6, 6, 1, 7, 7 और 3, 7 प्लस 3, 10। इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 10 आ रही है। तो क्या हमने देखा था ना मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो देखो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही है? 10। वो तो है ही नहीं, मतलब इस रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए होती है? सिंपल रिएक्शन के लिए, मतलब 1 स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो आप इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, दिस रिएक्शन सीम टू बी ऑफ 10th ऑर्डर। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, दिस रिएक्शन सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर बट इट इज ऑफ 2nd ऑर्डर। देखो मैंने कल आपको बताया था ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन के लिए अगर आप ऑर्डर निकालोगे ना, है ना, तो आपको पता है ऑर्डर निकालने के लिए ऐसा होता है ना, ऑर्डर रेट इज इक्वल टू, रेट कैसा लिखेंगे इसका? देखो रेट कैसे लिखेंगे, अगर आप बोलो इस रिएक्शन का रेट लिखो तो ऐसे लिखोगे ना, के यहाँ आएगा इंटू KClO3 आएगा, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इंटू क्या आएगा FeSO4 की पावर कितनी है 6, इंटू इसकी H2SO4 इसकी पावर कितनी है 3। देखो अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे, है ना, तो ये तो कुछ और ही आ रहा
है ना, कितना, कोई 10th ऑर्डर आ रही है, वो चीज़ गलत है। तो यहाँ मैंने लिखा है दिस रिएक्शन सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर, मतलब इस रिएक्शन को हमें देख के लग रहा है कि ये बहुत बड़े ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। ठीक, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो उसके लिए आप लिखो ये सेकंड ऑर्डर की है, उसके बाद लिखो दिस शोज दैट, ठीक है, रिएक्शन, दिस शोज दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। ठीक, देखो 10th ऑर्डर की रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती है ना। तो यहां अगर हम सिर्फ इस रिएक्शन को ऊपर से देख के देखेंगे तो ये बोलेंगे इसकी तो कि ऑर्डर 10 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 10 है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी आ रही है किसी की, तो इसका मतलब वो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होगी। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंटली यहाँ ये पाया गया इस रिएक्शन के अंदर कि ये कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर ऊपर से हम देखें ये तो कोई 10 ऑर्डर रिएक्शन बन रही है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है दिस शोज दैट, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, मतलब ये रिएक्शन कुछ स्टेप्स में होती है। अब देखो कैसे हमें पता चलेगा कि ये सेकंड ऑर्डर है ना। देखो अगर ये स्टेप्स में होगी ना, तो कोई ऐसा स्टेप होगा जिस स्टेप के बेस पे हम देखेंगे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था ना, कुछ ऐसे स्टेप होंगे, कोई ऐसा स्टेप होगा जिस स्टेप के बेस पे हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। क्यों, देखो ना ये रिएक्शन ऐसे हम इसको नहीं देख सकते, इसके हमें स्टेप देखने पड़ेंगे कि कितने स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। फिर कोई ऐसा स्टेप होगा जिसके बेस पे हम ये देखेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, ये 10th ऑर्डर नहीं है। ठीक, अब देखो इसको साफ करते हैं, वो चीज़ देखते हैं कि कौन सा वो स्टेप होता है जिसकी वजह से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। विच स्टेप कंट्रोल द रेट, मतलब वो जो हमने रिएक्शन लिखी थी ना, उसके लिए हम लिख रहे हैं कि विच स्टेप कंट्रोल्स द रेट। देखो उस रिएक्शन के लिए हमने रेट लिखा था ना, रेट अभी रेट लिखा था, तो मतलब वहां से हमें लग रहा था 3 रिएक्टेंट है तो कोई 10 ऑर्डर आएगा इसका, मतलब अल्फा बीटा गामा बहुत चला जाएगा आगे। ठीक है, लेकिन यहां लिखा है, मतलब जब एक्सपेरिमेंट किया था उसी रिएक्शन के अंदर तो पता चला था वो सेकंड ऑर्डर है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया विच स्टेप कंट्रोल द रेट, मतलब कौन सा, देखो वो रिएक्शन किस में होगी, स्टेप्स में होगी, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जिसमें 1, 2 या 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हो, लेकिन उसमें तो बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीशीज थे। ठीक है, 6 FeSO4 थे, 3 H2SO4 थे, मतलब बहुत सारे थे। तो यहाँ लिखा है विच स्टेप कंट्रोल द रेट, कौन सा ऐसा स्टेप होगा जो रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, देखो ना रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप होंगे, 1, 2, 3, 4, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप जो है वो रिएक्शन का कौन सा स्टेप होता है जो किसको कंट्रोल करता है, रेट को, मतलब ऑर्डर को, कौन स्टेप ऑर्डर को या रेट को कंट्रोल करता है। ठीक, देखो ना ऑर्डर तो रेट ला से ही निकलता है ना, तो पहले रेट को देखेंगे फिर ऑर्डर आएगा ना। ठीक, तो आप लिखो इसमें एक, इसको पता आप कैसे कंपेयर करो। आप देखो कौन सा स्टेप ऐसा होता है जो रेट को कंट्रोल करता है। आप मुझे बताओ रेट का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे रेट का मतलब होता है स्पीड। तो देखो अगर मैं बोलूं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत तेजी के साथ समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत आस्ता आस्ता समझते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्लास की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्पीड डिपेंड करेगी उनके ऊपर जो आस्ता आस्ता समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टीचर होगा उसको आस्ता आस्ता समझने वालों को लेके चलना पड़ेगा ना, तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, उन स्लो वालों पे। तो इसी तरह क्या होता है, आप लिखो इसी तरह क्या होता है, लिखो जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, उस कहानी को सोचने के बाद आप ये लिखोगे सिमिलरली ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, सिमिलरली ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप, इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। ठीक, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, स्लोएस्ट स्टेप कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आगे लिखो कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, देखो क्या मैंने लिखा है यहां,
हमने देखी थी वो बड़ी सी रिएक्शन, उसको देख के लग रहा था कि ये 10वें ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन वहाँ एक्सपेरिमेंटली पता चला था कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो फिर हमने बोला कि हो सकता है कि ये रिएक्शन जो है इसमें बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो वो ये बहुत सारे स्टेप में होगी, तो डिफरेंट स्टेप में होगी, तो किस स्टेप के बेस पे हम ऑर्डर 2 बोल रहे हैं इसका, है ना। तो हमने फिर क्या किया, हमने कंपेयर किया कि अगर एक क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट स्लो चलते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है क्लास की स्पीड। तो उसी को हमने यहाँ लिख लिया कि सिमिलरली, मतलब जैसे उस क्लास में होता है वैसे ही क्या होता है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। मतलब पूरी रिएक्शन का जो रेट है, मतलब कैसी रिएक्शन, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, बहुत सारे स्टेप वाली रिएक्शन होती है, उसका जो रेट होता है, ओवरऑल रेट कौन कंट्रोल करता है, स्लोएस्ट स्टेप। मतलब उस रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है ना, वो उस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है। जो स्लो स्टेप होगा उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी या उसका जो ऑर्डर आएगा वही क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर होगा, है ना, वही ना। देखो ना, सिमिलरली ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप, मतलब सबसे जो स्लो स्टेप होगा रिएक्शन का वही उसके रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। अब देखो स्लो स्टेप कौन सा स्टेप होता है। स्लो स्टेप आप अभी मान लो ऐसा, आगे जाके आप हायर क्लासेस में बहुत सही से डिटेल में पढ़ोगे। स्लो स्टेप अभी मान लो कि एक रिएक्शन में जो ऑड सा स्टेप होता है ना, मतलब जो बीच में, ऑड का मतलब क्या होता है, मतलब जो अलग सा, जो कुछ अलग सा बन जाता है उसको बोलते हैं, कोई ऑड सा स्टेप है, तो वही क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। अब देखो वो जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन के अंदर, उस स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप। और बीच बीच में कभी कभी RDS बोलते हैं इसको, RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, वो स्लो स्टेप जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या शॉर्ट फॉर्म में RDS बोल देते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अभी मैं टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप देखो, बोर नहीं होना आपने, ठीक है, बोर हो गए तो मार पड़ने वाली है। फिर मेहनत करो ताकि लास्ट में जब रिजल्ट आए तो आपको बहुत मजा आए उस टाइम। क्या देखोगे आप, जैसे देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, टेक्स्ट बुक मुझे हाथ में लेनी पड़ेगी, ये टेक्स्ट बुक। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं, यहाँ कंसीडर द decomposition of hydrogen peroxide। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको पता है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2। ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं। तो अब आप देखो यहां जो रिएक्शन होती है ना, ये इसके आगे आप लिख लो, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है कैटालाइज्ड होती है, कैटालाइज्ड बाय आयोडाइडाइन। आयोडाइडाइन मतलब इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है कौन, आयोडाइडाइन। आयोडाइडाइन क्या होता है, I-, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ करके देखते हैं। देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये होती है ऐसे 2H2O2, यहाँ से आयोडाइड आयन I- कैटालिस्ट के तौर पे यहाँ यूज होता है, और यहाँ लिखा होता है एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम इसका मतलब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है। और यहाँ से बनता है 2H2O + O2, ठीक। अब देखो इस रिएक्शन का रेट लिख सकते हो आप। देखो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो क्या आएगा, बोलो। रेट रिएक्टेंट के टर्म में लिखो, रेट ऐसा आएगा, रेट ला अप्लाई करोगे तो K × देखो इसका जब रेट लिखते हैं ना, मतलब तो कैसा आता है, पहले आप ये समझ लो, इसका रेट आता है ऐसा H2O2 × I-, ठीक है, ये आता है इसका रेट। अब देखो आप देखो, अगर मैं क्या करूं, आप बोलोगे इसमें ये तो कैटलिस्ट है, ये I तो कैटलिस्ट है, ये यहां क्यों आया, ये यहां क्यों आ गया, रिएक्टेंट तो ये वाला है ना। देखो ये भी एक किस्म का रिएक्टेंट ही होता है, लेकिन ऐसा आप मान सकते हो अभी समझने के लिए सिर्फ कि ये जो है इसमें क्या है, ये रिएक्टेंट है, सिर्फ ये होना चाहिए,
ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल में रेट ऐसा आता है, मतलब अब देखो ये 1 आया, यहाँ भी 1 है, तो रिएक्शन कौन सी है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखो ना 1 + 1 करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर n = 2 आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो आप देखो एविडेंसीज क्या बोलते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंट करके बोला गया है वो एविडेंसीज बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये किस में होती है, 2 स्टेप में होती है। ठीक है, जो हमारे पास इसके एविडेंसीज हैं वो क्या बोलते हैं कि रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कैसे कैसे होती है, फर्स्ट स्टेप जो होता है इस रिएक्शन का, उसमें क्या होता है, H2O2 प्लस I- के साथ जुड़ता है, और यहाँ क्या बन जाता है, H2O प्लस बन जाता है IO-। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, H2O2 प्लस IO- ये जुड़ते हैं और बनता है H2O प्लस I- प्लस O2। ठीक, अब आप देखो ये रिएक्शन है, जो इसका रेट जो लिखा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके जो लिखा वो ये आया है ना। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि ये रेट ऐसा क्यों आया है ना, ये तो ऐसा आना चाहिए था, सिर्फ H2O2 लिखना चाहिए था इधर बस, तो फर्स्ट ऑर्डर होती रिएक्शन। अभी तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर दिख रही है। अब देखो ये हुआ ऐसा कि एविडेंसीज हैं जो इसके, मतलब साइंटिफिकली प्रूफ जो है साइंटिस्ट ने बेचारों ने दिमाग लगा के दिए, वो ये बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, और इन दोनों स्टेप्स में जो रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी के बेस पे हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। अब आप देखो मैंने आपको बताया था स्लो स्टेप कौन सा होता है, जो रिएक्शन में कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ ऑड स्पीशीज बन जाती है और वो ऑड स्पीशीज प्रोडक्ट में नहीं दिखती, तो वो स्टेप जो होता है वो स्टेप होता है कौन सा, स्लो स्टेप। आप देखो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, ये प्रोडक्ट में ये ना रिएक्शन एक्चुअल में ये प्रोडक्ट में ये है। तो इसके बगैर अगर कहीं ऑड स्पीशीज कोई बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वो क्या है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, वो स्लो स्टेप है। आप देखो अगर आप पहला स्टेप देखोगे तो इसमें एक ऑड स्पीशीज बन रहा है, ये IO- बन रहा है। ठीक है, पहले स्टेप में IO- बन रहा है, तो ये रिएक्शन के बीच में बन रहा है। देखो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट H2O और O2 ही है। ठीक है, I- कैटलिस्ट है ना, तो आपको पता है कैटलिस्ट जैसा आता है ना, वो रिएक्शन में यूज नहीं होता, वो ऐसे ही बाहर निकल जाता है, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, जब हम रिएक्शन को प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ H2 और O2 देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, H2O प्लस O2, लेकिन सेंटर में क्या बन गया, ये बन गया। ठीक, और मैंने आपको बताया था वो जो स्टेप जहां कुछ ऑड बन जाता है, देखो कुछ ऑड बन गया IO-। ठीक, इस स्टेप में ये बना है ना, तो दूसरे स्टेप में ये IO- यूज हो गया है, तो ये प्रोडक्ट बन गए, तो यही प्रोडक्ट तो ये वाली प्रोडक्ट है ना। तो ये स्टेप होगा स्लो स्टेप ये होगा। तो आप देखो स्लो स्टेप का जो रेट होगा है ना, वही रिएक्शन का रेट होगा, है ना। अभी मैंने आपको यही बताया ना कि जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस में स्लो स्टेप का जो रेट होता है, स्लो स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही जो स्लो स्टेप का रेट होता है वही क्या होता है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। आप देखो ये जो स्लो स्टेप था इसमें तो ये है H2O2 प्लस I- है ना, तो इसीलिए तो हमने रेट में ये लिखा है, देखो ना, इसलिए तो हमने रेट में क्या लिखा है, K × H2O2 × I-, क्योंकि रिएक्शन का जो स्लो स्टेप था उसमें रिएक्टेंट ऐसे, तो स्लो स्टेप का जो रेट होता है वही ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में स्लो स्टेप ये है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कुछ ऑड बना। ये जो ऑड होता है, ये जो कुछ टाइम के लिए रिएक्शन के बीच में बनता है, देखो कुछ टाइम के लिए यहां बना, फिर ये यूज हो गया, आगे खत्म हो गया, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक, ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना, तो यही क्या है, इसका स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप का जो रेट होता है वही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। कहां मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर। ठीक, तो आप अभी बताओ क्या क्या समझ में आया आपको। ठीक, तो आप देखो अगर यहां टेक्स्ट बुक के ऊपर 2-3 लाइनें लिखी हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, यहां आपको दिखेंगी लाइंस। देखो पेज नंबर 70 के ऊपर लास्ट में लिखा है कि यहां क्या लिखा है, Thus the rate of formation of intermediate will determine the rate of this reaction। मतलब इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट कौन सा, ये वाला, ये बना, तो यही स्लो स्टेप है, तो यही क्या करेगा, रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। तो इसी के अंदर यहाँ 2 रिएक्टेंट है
है ना, 2 रिएक्टेंट है, तो इसलिए इनके बेस पे हम ऐसी रिएक्शन का रेट लिख देते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। आगे देखो, आगे लिखा है दस फ्रॉम द डिस्कशन टिल नाउ, मतलब इस टाइम तक जो हमने डिस्कशन की उसमें हम क्या कंक्लूड करते हैं, वन वी कंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मतलब किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इट कैन बी 0 एंड इवन अ फ्रैक्शन, मतलब जो ऑर्डर होता है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जो हमने कल भी पढ़ा था। बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या हो सकती है, देखो ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है कि ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, ठीक। दूसरा पॉइंट है जो ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, वेयर एज मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, और कहाँ एप्लीकेबल होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, सिर्फ एलिमेंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इसी तरह एक तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसके लिए ऑर्डर कौन दिखाता है, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, मतलब स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बराबर होती है, ठीक। आई समझ आपको। तो आप देखो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है ये आपको थोड़ा सा पता चलेगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर क्या होगा ये बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ऑर्डर वही होगा जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ऑर्डर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ऑर्डर वो होगा जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप पढ़ोगे तो फिर आप समझोगे। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इतना ज़्यादा आपको मैंने पढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये जो मैंने अभी लिखा अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इससे पहले जो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है एग्जाम में सिर्फ उतना ही आएगा, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बोल दो, ठीक है। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ हम सही से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे वाला टॉपिक देखें जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक। आप ज़्यादा थके हो, देखो ब्रेक लेके आप देख सकते हो, क्योंकि टोटल 5 वीडियोज़ आएंगी या 6 वीडियोज़ आएंगी तो फिर थोड़ी सी वीडियो तो लेंथी होगी। आप देखो यहाँ लिखा है मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ये कुछ जैसे डेरिवेशंस होती हैं वैसा ही है। यहाँ से एक फार्मूला आएगा लास्ट पे, आपको याद रखना है, और डेरिवेशन भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हमने देखा था ना डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमने कल एक पॉइंट देखा था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, मतलब रेट इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था। अभी हम क्या करते हैं, जो रेट इक्वेशंस हैं उनको हम इंटीग्रेट करके देखेंगे, ठीक है। आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, तो हम उनको इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट आएंगी। तो पहले आप लिखोगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम देखने वाले, ठीक। हम क्या करेंगे, पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, फिर हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, फिर हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। दैट्स इट, वीडियो खत्म, ठीक। अब आप देखो, पहले आप एक पॉइंट लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज, मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन is proportional to zero power of, is proportional to zero power, is proportional to zero power of reactant, power of the concentration of रिएक्टेंट, ठीक।
मुझे लग रहा है आपको मॉलिक्यूलरिटी क्या पता समझ ना आई हो, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलरिटी ना समझ आई हो ना तो आप फिर से बोल देना एक बार, मैं फिर से समझाऊंगा। ये तो आसान है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर के बाद, जीरो पावर के ऊपर, मतलब जीरो पावर होती है किसका, जो रेट होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का जीरो पावर होता है, ठीक है। तो बाहर थोड़ी सी गाड़ियाँ हैं, आवाज़ है तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ लिखो आप पहले कंसीडर द रिएक्शन, अभी आपको सब समझ में आएगा। कंसीडर द रिएक्शन, रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं ए, यहाँ से बन रहा है प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसको डिराइव कर रहे हैं। तो अगर हमने ये रिएक्शन कंसीडर कर दी, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट किसके बराबर होगा, अगर ये जीरो ऑर्डर है, कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है तो रेट किसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू, बताओ रेट किसके बराबर होगा, ऐसा होगा रिएक्टेंट की टर्म में लिख दो, dA/dt होगा, इंस्टेंटेनियस रेट लिखा है, ठीक है, dA/dt, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंस्टेंटेनियस ही यूज करते हैं। तो रेट dA/dt इज इक्वल टू, रेट ला लिखेंगे तो k इंटू ए की पावर 0, क्या ये सही लिखा मैंने, देखो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए है ना, तो एक ए रिएक्टेंट की जीरो पावर के बराबर क्या होगा, रेट होगा, ठीक। तो आप देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो अगर ए की पावर 0 है तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो टर्म पूरी 1 हो जाती है, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ये तो सिर्फ यहाँ के ही आएगा। देखो ऐसा हो सकता है, ए कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 है तो ये तो खत्म ही हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा, के आएगा, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, डी ए इज इक्वल टू के डी टी, इस dt को मैंने इस तरफ मल्टीपल कर दिया तो dA इधर लिख दिया, इस माइनस को भी उधर भेज दो, इस माइनस को भी उधर भेज सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, बोलो dA इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलोगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अब यहां आप लिखोगे इतना, आप लिखो, ठीक है। अब लिखो यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ इज इक्वल टू मत लिखना, ठीक है, ये रेट है, ठीक। देखो इंटीग्रेटिंग, देखो ना ये रेट लिखा है, ये भी तो रेट ही है, ये सारा रेट है, ये रेट है, ठीक है, ये भी रेट का लिखा है। तो इंटीग्रेटिंग इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है ऐसा निशान होता है, ऐसा निशान होता है इंटीग्रेट का, dA इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो इसको ऐसे इंटीग्रेट का जो होता है सिंबल ये लगा दो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ आपको देखो एक लिखवाता हूँ, यहाँ आप लिख दो, यहाँ लिख दो A0, यहाँ लिख दो AT, यहाँ लिख दो T0, यहाँ लिख दो T इज इक्वल टू T, ठीक। देखो अभी आपको समझ में आएगा। आप देखो यहाँ लिखो, यहाँ आप एक पॉइंट ऐड कर लो, पॉइंट ये ऐड करो कि A0 इज द कंसंट्रेशन, A0 इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T एंड AT इज द कंसंट्रेशन, नहीं एट टाइम T0 है, एट टाइम T। देखो आपको पता है जब रेट हम देखते हैं ना तो हम क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज होती है, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की भी चेंज होती है, प्रोडक्ट की भी चेंज होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती रहती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। तो आप देखो यहाँ वही हमने लिखा है कि जब टाइम T0 था तो उस टाइम कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की, A0 थी, ठीक। और जब टाइम
टी हो गया तो उस टाइम कंसंट्रेशन ए टी हो गई, बस इतना आपको याद रखना। ये मैंने लिखा है ए नॉट इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी नॉट। देखो ये मैंने लिमिट लगाई है, आपको अगर इंटीग्रेशन का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको पता है लिमिट लगा सकते हैं टाइम टी जीरो पे। देखो टाइम, ये टाइम है ना, डी टी मतलब टाइम है, ये के तो यहाँ कांस्टेंट है, ये टाइम है, तो यहाँ देखो लिमिट लगाई है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। मतलब जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, जब टाइम टी इज इक्वल टू बढ़ गया मतलब टी हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ए टी हो गई, इतना। अब देखो इसको आगे करते हैं, इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ। आप देखो भी यहाँ इसको ऐसे लिखो, डी ए को ऐसे लिखो, और यहाँ क्या लिखा था, ए नॉट लिमिट लगाई थी, यहाँ लगाई थी ए टी, ये टी जो है ये सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से आप ये के कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, माइनस के को बाहर निकालो, और अंदर क्या है डी टी, डी टी, तो लिमिट क्या आएगी 0 टू टी इज इक्वल टू टी, ये लिमिट आएगी। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करो तो आपको पता है डी ए की इंटीग्रेशन ए होती है और कुछ नहीं, याद रखना आपको। इंटीग्रेशन के रूल्स फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे अगर मेडिकल वाले हो आप 11th क्लास में, है ना। डी ए की इंटीग्रेशन ए होती है, तो जब इंटीग्रेशन कर दी उसके बाद ये साइन नहीं लगेगा, फिर ये ब्रैकेट लगेगी, ठीक, और ब्रैकेट लगेगी और ये ए नॉट और ए टी ऐसे ही लगेगा, ए नॉट यहाँ लगेगा, ए टी यहाँ लगेगा, इज इक्वल टू, देखो डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी, और इंटीग्रेशन कर दी तो अब टी इज इक्वल टू 0 यहाँ लगेगा और टी इज इक्वल टू टी यहाँ लगेगा। आई समझ आपको, है ना। अब देखो ये जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स को पुट करो। आपको पता है लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, लिमिट्स पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे होता है, देखो ये ए है ना, तो इसमें इस ए में एक बार ये पुट कर दो, इस ए में एक बार ये ए टी पुट कर दिया तो क्या आएगा, ए टी आएगा, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब है इसी ए में एक बार ए नॉट पुट कर दो तो माइनस ए नॉट आएगा, ये आएगा। देखो ना, क्या आपको पता होगा रूल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं ना जब इंटीग्रेशन में करते हैं, अपर ए टी है तो ए टी को पहले यहाँ रख लो, फिर माइनस ए नॉट को यहाँ रख लो, इज इक्वल टू। अब देखो इसमें भी वही करो, पहले अपर पुट करो, अपर टी है और नीचे 0 है, अपर टी पुट करोगे तो पहले टी आएगा, है ना, माइनस नीचे क्या है 0, टी इज इक्वल टू 0 तो इधर 0 आएगा। तो आपको पता है अगर टी माइनस 0 तो ये ओवरऑल टी ही आ जाएगा, तो टी के साथ ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो इज इक्वल टू टी आएगा ये, ठीक। इतना समझ में आया आपको। और ये के भी है ना, यहाँ ये के भी है ना, इधर के माइनस, ये माइनस के भी है, तो ये माइनस के इधर भी आएगा तो ये आ जाएगा माइनस के टी, ठीक। ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो ये माइनस है इधर, एक मिनट यहाँ से इज इक्वल टू इधर लगाओ, यहाँ माइनस के टी है। आप देखो अगर मुझे इस माइनस के टी को प्लस बनाना हो तो क्या करूँगा, मैं इस पूरी को माइनस से मल्टीपल कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल कर दूंगा। तो आप देखो अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए टी, ठीक, ये ए टी जो है ए टी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस प्लस का बन जाएगा और इज इक्वल टू ये माइनस भी प्लस का बन जाएगा, ये आपको पता है। पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, यहाँ माइनस से मल्टीपल कर दिया, माइनस से मल्टीपल करते ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस, मतलब जो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, के टी को इधर लिख दो, के टी को इस तरफ लिख दिया, इसको उधर लिख दो, इसको उधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ ए नॉट प्लस का है ना, ए नॉट प्लस का मैंने पहले लिख दिया, माइनस ए टी है तो माइनस ए टी मैंने ऐसे लिख दिया। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो यहां से क्या करो, क्या किया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो आप और नीचे लिखो, अभी ये मैं साइड कर रहा हूं ना, आप इसको नीचे लिखना नोटबुक के ऊपर। अब आप देखो यहां से क्या ए टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए टी की वैल्यू, तो ए टी की वैल्यू आराम से यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये ए टी है ना, इस ए टी को यहां से निकालोगे तो इस तरफ लिखोगे अगर, तो ए टी माइनस का है तो यहां आके प्लस का हो जाएगा। देखो ये ए टी के साथ माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये ए नॉट है, इसको ए नॉट को ऐसे ही लिख दो, ए नॉट माइनस ये के टी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के टी आ जाएगा, ये लिख सकते हो। यहां से ये ए टी की वैल्यू निकल गई, ठीक। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक।
अभी देखो क्या निकलेगा। अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आप लिखो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट। क्या फर्स्ट से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ? k की वैल्यू देखो, फर्स्ट से k की वैल्यू निकालोगे तो आएगा k इज इक्वल टू, इस k को आप निकाल रहे हो तो इधर क्या आएगा a0 माइनस at डिवाइडेड बाई ये t आएगा, ये आएगा। ठीक, यहाँ से क्या आएगी, k की वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो k इज इक्वल टू 1/t इंटू a0 माइनस at, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप देखो हमने क्या किया, यहाँ तक हमारा जो हुआ, यहाँ से हमने ये क्यों निकाला, देखो हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली, मतलब रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट किया और वहाँ से हमने कुछ रिजल्ट निकाले। क्या रिजल्ट, देखो ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है रिजल्ट ये आया था, ठीक, दूसरा रिजल्ट ये आया था, वही है, ठीक, और तीसरा हमने क्या कर दिया, वहाँ से रेट कांस्टेंट k की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट इक्वेशन फॉर, मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो आप बोलोगे उसके लिए ये आती है k इज इक्वल टू a0 माइनस at अपॉन t। अगर आपको ये याद है तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, तो ये आएगा एक रिजल्ट इसका। ठीक, तो यहाँ तक आप लिखो, इसको मैं साफ करता हूँ फिर आगे देखते हैं। इसके कुछ ग्राफ ड्रा होंगे वो आप याद रखना। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वही k, ठीक है, k वाली, ये वाली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई, वही हमने निकाल दी ना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी थी जीरो ऑर्डर के लिए तो निकाल दी ये। तो इसके बेस पे कुछ ग्राफ ड्रा होंगे तो वो आप देखना, इसको पहले लिखो फिर साफ करते हैं, आगे देखते हैं फिर। ठीक है, साफ कर दूं मैं। अब देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आई थी, ए टी, ये टी ऐसे आएगा, ए टी इज इक्वल टू के टी माइनस a0, ऐसा आया था। ये सही लिखा गलत लिखा है, नहीं उल्टा लिख दिया। ये आया था हमारा a0 माइनस के टी, ये आई थी इक्वेशन सेकंड। ठीक, ये आपने अभी लिखी है। अब आप देखो यहाँ लिखो फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड, और सेकंड इक्वेशन क्या है, ए टी इज इक्वल टू a0 माइनस के टी। ठीक है, ये लिखा आपने। आप लिखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये होता है ना, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। और ये c होता है इंटरसेप्ट, ये होता है इसका m क्या होता है, स्लोप। तो आप देखो यहाँ स्लोप m जो है वो प्लस है, तो अगर स्लोप प्लस होता है तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। तो अगर स्लोप माइनस होता है, ऐसा नहीं, अगर स्लोप प्लस होता है तो ग्राफ ऐसा आता है, तो अगर स्लोप माइनस होता है तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। ये आपको पता है ना। अब देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, तो ये उसको इससे कंपेयर करो। देखो ये जो सेकंड इक्वेशन हमारी आई थी ना इंटीग्रेट करके, तो उसमें देखो इसको y मान लो इज इक्वल टू, इसको c मान लो, इसको एम एक्स मान लो, लेकिन ये स्लोप यहाँ माइनस है, मतलब m क्या होता है, स्लोप। देखो ये t है, t को x मान लो, ये k जो है वो m है, और m क्या होता है, स्लोप, ये आपको पता है। तो स्लोप माइनस है। तो आप देखो अगर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या इसका ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे इसका ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में ग्राफ ड्रा होता है। देखो अगर y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है तो यहाँ हम y लिखते हैं, यहाँ हम x लिखते हैं, मतलब ये चीज़ जो है वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ, और ये चीज़ हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ। तो उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये जो m है ये स्लोप होता है, ये c इंटरसेप्ट होता है। तो अब आप देखो ये चीज़ जो है, ये चीज़ इधर कहाँ है, इधर ये वाली है, ये इधर t है, t। तो हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे, ये चीज़ यहाँ t है तो t को यहाँ लिखोगे, इधर क्या है, इधर a t है तो a t को यहाँ लिखोगे। अब देखो ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ नीचे आता है, नीचे की तरफ आता है नेगेटिव स्लोप का ग्राफ। तो आप बोलोगे इसका हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, और वो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा।
ठीक। और ये जो के है वो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू होगा माइनस के। ठीक, ये आपको याद रखना है, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, हमने क्या किया, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली, फिर उसका हमने क्या किया, ग्राफ ड्रा किया, है ना। और इस ग्राफ का नाम क्या है, ग्राफ ऑफ ए टी वर्सेज टी। ए टी वर्सेज टी, आपसे कोई पूछ ले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए टी वर्सेज टी का ग्राफ जो होता है ना, उसका स्लोप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव होता है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या करो, ग्राफ ड्रा करो, किसका, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रा करो, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये ग्राफ कैसा आएगा। आप देखो, पहले रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए रेट लिखा था ना, फर्स्ट जीरो ऑर्डर का रेट क्या था, रेट था हमारा k इंटू ए की पावर 0। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू क्या था, k, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो रेट इज इक्वल टू k। तो क्या है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, है ना। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो रेट सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो तो रेट क्या रहेगा, सेम। तो ग्राफ ऐसा आएगा, देखो रेट एक ही जगह रुका हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन चल रही है, कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेट किसके बराबर होता है, रेट इज इक्वल टू के होता है ना। तो रेट इज इक्वल टू क्या, ये आप लिख लो, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर 0 के, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है, के। तो यहां से हम एक लाइन लिख सकते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो हमने निकाली वो आ गई हमारी, और वो इसके ग्राफ आ गए। तो आपसे पूछा जा सकता है डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका हम हाफ लाइफ टाइम देख लेते हैं, ठीक। तो इसको मैं साफ करता हूं, तो आगे आप करोगे, लिखो, हेडिंग लिखो, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, पहले आप ये लिखो, हाफ लाइफ की डेफिनेशन, हाफ लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर हाफ लाइफ पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम या फिर आर हाफ लाइफ पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो कुछ भी नहीं होता, ये जो हमने अभी इक्वेशंस निकाली ना, उसी में कुछ पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम, हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज अ टाइम इन विच, हाफ लाइफ किसी रिएक्शन का एक टाइम होता है इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2, इन विच concentration of the reactant, ठीक है, is reduced to 1/2, ठीक है, 1/2 of its concentration, मतलब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन या फिर हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आधी हो जाती है। मतलब हाफ लाइफ का क्या मतलब हो गया, मतलब वो टाइम जब रिएक्शन क्या हो जाए, आधी हो जाए, आधी कंप्लीट, मतलब 50% कंप्लीट हो गई, रिएक्शन आधी हो गई, उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। आप देखो जब रिएक्शन आधी हो जाएगी तो रिएक्टेंट भी आधा खत्म हो जाएगा, आधा ही बचेगा, ये आप याद रखना। इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, ये भी लिख सकते हो, और
द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। मतलब वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, आधा रिएक्टेंट खत्म हो गया, उसको क्या बोलोगे, हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड, यही उसकी डेफिनेशन होती है। अब आप देखो, आप बोर हो गए हो वीडियो तो लेंथी हो रही है, बोर नहीं होना है, ठीक। थोड़ा सा क्या करोगे, रेस्ट करके फिर से देख लेना, ठीक। चलो अब देखो हाफ लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहां मैंने लिखा ना हाफ लाइफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई T1/2। T1/2 से हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, अभी हमने क्या निकाला था, रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय रेट कांस्टेंट अभी इंटीग्रेट करके क्या आया था, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, यही आया था ना, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई क्या आया था, t, ये आया था, ठीक है। तो अब देखो बस इसी इक्वेशन में आपको t को T1/2 पुट करना है तो हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। आप देखो यहाँ एक पॉइंट लिखो, एट t इज इक्वल टू T1/2। T1/2 का मतलब है हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। जब टाइम जो है रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा आपका पता ना आपको, जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, रिएक्टेंट की, वो कैसी हो जाएगी, उस टाइम हाफ हुई होगी, कंसंट्रेशन हाफ हुई होगी, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब t इज इक्वल टू T1/2 होगा, मतलब इस इक्वेशन के अंदर जब ये टाइम है, ये जब हाफ हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है फाइनल AT, फाइनल कंसंट्रेशन, ये किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगी, A0/2। ये याद रखना है बस कि जब टाइम T1/2 हो जाएगा तब जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो जो एक्चुअल में कंसंट्रेशन है ना उसकी, देखो ये वाला आप लाइन पढ़ो अगर, तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज अ टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। मतलब जब कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, आधी हो जाए, मतलब जब फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगी। तो जब टाइम T1/2 होगा, मतलब जब टाइम हाफ हो जाएगा, तो उस टाइम AT इज इक्वल टू A0/2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बस। तो अब आप क्या करोगे, यहां देखो, यहां से t निकाल सकते हो, यहां से मैं यहां ऐसे कर देता हूं, इस t को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये k नीचे आ जाएगा। देखो t को यहां से निकाला, ठीक, तो A0 माइनस AT/k, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ये ऐसे होता है ना, t इधर गया तो ये k नीचे आ जाएगा, ठीक। अब देखो t हाफ कर दो यहां, अगर तो T1/2 करेंगे तो T1/2 पे क्या होगा बताओ, जब T1 टाइम, ये टाइम है ना, T1/2 हो गया तो AT कितना हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। A0 तो A0 ही रहेगा, माइनस AT कितना हो जाएगा, A0/2, तो यहाँ लिख दो A0/2 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, K वही आएगा। आई समझ आपको इतनी। अब आप आगे क्या करोगे, यहाँ थोड़ी सी जगह है तो यहाँ कर लेते हैं। अब बताओ, ये T1/2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, वही हाफ लाइफ टाइम है, T1/2 तो हाफ लाइफ टाइम ही है ना। यहाँ आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि T हाफ कितना आएगा। देखो पहले T था, T इज इक्वल टू A0 माइनस A, ऐसा था, तो T को हमने T हाफ कर दिया क्योंकि हमने क्या करना है, हाफ लाइफ टाइम निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकालना है। तो T जब टाइम T हाफ हो जाएगा तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल के हाफ हो जाएगी, ठीक। तो वही आपको एक चीज़ यहाँ याद रखनी है, AT इक्वल टू A0/2 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ मल्टीपल करो, 2 को इसके साथ मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, 2A0 आएगा माइनस ये A0 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो ना क्रॉस मल्टीपल आता है, 2 को इधर करोगे माइनस ये A0 डिवाइडेड बाई 2/K, ठीक है ना। तो अब आप देखो ऐसी रिएक्शन में आपको पता है ये K है, तो ये K ऊपर जाएगा तो 1/K होगा,
1/k होगा। तो अगर 1/k होगा तो ये k/2 के साथ चला जाएगा। तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 2k आ जाएगा। क्यों? क्योंकि k नीचे है ना, a0 e/2/k आया था, तो k ऊपर चला जाएगा इसके साथ। अब देखो 2a0 से एक a0 निकाल दो, है ना, मतलब 2 मार्कर हैं, a0 नाम है इनका, एक मार्कर निकाल दो, एक बचेगा। 2a0 में से a0 निकालो तो क्या बचेगा? a0/2k। और यही क्या आता है? हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो आप बोलोगे ये वाली k = a0 - at/t, ये वाली। और हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है, तो आप बोलोगे a0/2k होता है। ठीक है, तो अब देखो आगे थोड़ा सा, ये आपको समझ में आया होगा। आप मुझे बताओ ये a0 क्या चीज थी? a0 इनिशियल कंसंट्रेशन थी ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप यहां एक पॉइंट लिखो, आप पॉइंट लिखोगे कि हाफ फॉर मतलब T1/2 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ है, क्या ये T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 है? देखो ये T हाफ सीधा सीधा a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और a0 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब T हाफ जो जीरो ऑर्डर के लिए निकला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं, बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां इसके नीचे आप लिखोगे ये, हम यहां किसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं? T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का। T हाफ को यहां लिखो, यहां a0 लिखो। तो आपको पता है ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा आता है, देखो ना। T ये k तो कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है। T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 है, और a0 क्या चीज है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप बोलोगे हाफ लाइफ टाइम जो किसका होता है, किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a0 के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। वही मैंने यहाँ लिखा है। और हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और ग्राफ क्या आता है? T0 और a0 में ग्राफ करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन जो होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हाफ लाइफ टाइम और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया कवर। तो अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही एग्जैक्ट ग्राफ वगैरह सब अप्लाई करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करने वाले। आप देखो, आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डिराइव द रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप डिराइव करके क्या निकालोगे? a0/2 आना चाहिए। ठीक, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का भी पूछा जा सकता है। और ऐसे ग्राफ देके आपको जो होती है ना हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें ऐसे ग्राफ देके आपको पूछा जाता है कि ये किसका ग्राफ है। ये जो ग्राफ है जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसको मैं साफ करता हूँ, अभी सब कुछ देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो लास्ट टॉपिक है आज का, तो देखो कुछ भी नहीं है, ये आप सब खुद कर लोगे। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बीच में इंटीग्रेशन है, तो वही एग्जैक्ट जैसे पहला किया था वैसे ही है। तो देखो लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। तो पहले यहाँ लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी क्या कौन सी होती है। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के बराबर होता है। तो आप देखो वैसे ही पहले ले लो, कंसिडर अ रिएक्शन करो, कंसिडर अ रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है? रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो इसके लिए आप रेट लिखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट रेट कैसे होगा आपको पता है, रेट इज इक्वल टू इसकी टर्म में लिखेंगे तो dR/dt होगा, माइनस इज इक्वल टू रेट लॉ की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, K × R⁴ ये आएगा। एक काम करो, इस पहले A लिया था ना इसको, तो इसको अभी भी A ले लो। A रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, dA/dt के साथ माइनस आएगा, और यहाँ क्या आएगा, A⁴ आएगा। दैट्स इट। ठीक, अब आप देखो
ये ना फर्स्ट ऑर्डर यही है ना, क्योंकि यहाँ आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अंदर जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसमें एक ही रिएक्टेंट है तो एक पावर लिखेंगे तो ऑर्डर 1 हो गया, अगर 0 पावर है तो ऑर्डर 0 हो गया, 2 है तो पावर 2 ऑर्डर 2 हो गया। तो वही है यहाँ ऑर्डर 1 है, ठीक। तो ये हो गया रेट इज इक्वल टू, आपको पता है ऐसे लिखते हैं रेट और ऐसे भी लिखते हैं रेट, ऐसे रेट लॉ की फॉर्म में होता है, ये तो नॉर्मल जो रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट होता है वो होता है। अब आप देखो यहाँ हमारे पास ए है ना, ये ए, इस ए को हम इस तरफ ले आते हैं, इस डी टी को उधर भेज देते हैं। कैसे होगा, देखो ये आएगा हमारे पास डी ए अपॉन, इस ए को यहाँ लेके आओ, देखो ए की पावर 1 लिखो नहीं लिखो है तो वही है ना, तो ए आएगा, डी ए अपॉन ए आएगा, ठीक, इज इक्वल टू ये के इधर ही है तो इस डी टी को इधर भेज दो, ठीक, भेज दिया आपने। और माइनस को भी उधर भेज दो जैसे पहले भेजा था ऐसे। हमने क्या कर दिया, डी ए अपॉन ए कर दिया तो के डी टी कर दिया। अब क्या कर सकते हो, अब आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बहुत आसान, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप याद रख लो डी एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है एल एन एक्स, ये रूल यहां लगेगा, डी एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एल एन एक्स। और अगर एल एन लॉग को हमें किस में कन्वर्ट करना हो, एल ओ जी में, देखो आपको पता है एल एन जो लॉग होता है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, इसका जो बेस होता है वो ई होता है, ई एल एन ई होता है बेस, और ये जो होता है एल ओ जी इसका बेस 10 होता है, ठीक। तो इसको जब एल एन वाले को एल ओ जी में कन्वर्ट करते हैं ना, जब ये वाला एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीपल कर देते हैं, 2.303 से, और आगे एल ओ जी लिख देते हैं, ठीक है। मतलब एल एन को अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक। एल एन इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 एल ओ जी, ऐसे लिख लो, ये एल एन इज इक्वल टू 2.303 एल ओ जी होता है, ये दोनों यहाँ लगने वाले हैं, ठीक है। और एक और ये आपको पता है ना, डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है एल एन एक्स, और एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करना पड़े तो ये, तो एक और यहाँ लगता है कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी कहीं आ जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी, ये आपको पता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग में माइनस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ लगने वाली हैं, ठीक। लॉग ए माइनस लॉग बी, देखो इस लॉग की जगह यहाँ एल एन ए माइनस एल एन बी भी हो सकता है, एल एन ए माइनस एल एन बी भी होगा तो तब भी ऐसा ही लिखोगे, ठीक। और ये रिलेशन और ये रिलेशन तीन यहाँ लगने वाले हैं तो आप यहाँ रखोगे। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से आपको पता है क्या होगा, यहाँ डी ए अपॉन ए की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन, ठीक है। और वैसा एग्जैक्ट जैसा पहले किया था, यहाँ लिखो टाइम टी इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखो टाइम टी इज इक्वल टू टी, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए टी थी, ये आपको लिखना है। अब क्या होगा, अब देखो ये आपको पता है ना, ये आपने आगे लिख लेना है कि टी इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और टी इज इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेशन ए टी है, ये मैंने पहले आपको लिखाया था। अब देखो यहाँ इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, आप बताओ डी ए बाई ए को इससे कंपेयर करो डी एक्स बाई एक्स, तो एक ही चीज है, डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, बताओ डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए, होगी कि नहीं, वही चीज है। डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होती है, यही डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन एल एन एक्स और डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन एल एन ए, तो वही है यहाँ डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन एल एन ए, ठीक है। और एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम, और इसकी लिमिटें जो आपको पता है यहाँ लगाते हैं, ऐसे करके लिमिट्स लगाते हैं ना। आप एक काम करो, यहाँ ब्रैकेट हटा दो, अभी सिर्फ एल एन ए कर दो, बाद में लगाएंगे, ठीक है। एल एन ए कर दो और यहाँ लिमिट के आगे जैसे पहले लगाया था ए नॉट यहाँ लगा दो, ए टी यहाँ लगा दो, इज इक्वल टू ये माइनस के तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस के बाहर आ जाएगा। आपको पता है किसकी इंटीग्रेशन है, डी टी, ये डी टी है, डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है टी, तो यहाँ टी लिखेंगे, तो ऊपर लिमिट क्या है 0 से टी तक, ठीक, यही लिमिट है, यही है ना, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी तक। अब आप क्या करो, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करो एक बार यहाँ तो एक बार वहाँ, कैसे आएगा, ठीक है।
कैसे लिमिट पुट करते हैं, देखो अब देखो एल एन ए है ना, तो एल एन में ए की जगह एक बार ये पुट करना है, लिमिट हमेशा पुट करते हैं जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो पहले एल एन यहाँ लिखो, इस ए की जगह ए टी डाल दो, ए टी माइनस एल एन वही लिखो, फिर इस ए की जगह ए नॉट डाल दो, ए नॉट डाल दिया, ये बन गया। देखो आई समझ आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल एन तो वही है, एक ए की लिमिट रखी थी ना हमने ए की, है ना, तो ए की लिमिट ए नॉट से ए टी रखी थी, तो वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर दी, तो ये आ गया एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू ये तो वही आएगा माइनस के टी, क्योंकि आपको पता है अपर लिमिट टी पुट करोगे माइनस लोअर जीरो आएगा तो टी आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के टी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब वही काम करना है, देखो ये यहाँ ये टी है, एल एन ए टी है, ये वही काम करना है, इस माइनस को खत्म करना है। इस माइनस को खत्म करने के लिए पूरे को किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। पूरे को अगर हम माइनस से मल्टीपल करेंगे तो आपको पता है ये वाली रकम माइनस हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे माइनस एल एन ए टी, ये माइनस, ये वाली प्लस हो जाएगी तो क्या लिखोगे एल एन ए नॉट, है ना, इज इक्वल टू ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगी तो के टी आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस के टी को इस तरफ लिख सकते हैं, तो के टी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाली पहले लिख दो प्लस वाली एल एन ए नॉट, है ना, और ये माइनस वाली बाद में लिख दो माइनस एल एन ए टी लिख दो। देखो कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। क्या आ गया, के टी इज इक्वल टू, तो अब देखो चाहे आप इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, के टी इस तरफ भी लिख सकते हो, ठीक, के टी इस तरफ भी लिख सकते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ फार्मूला लगेगा, देखो ये एल एन ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो ये मैंने बताया था ना आपको, एल एन ए माइनस एल एन बी ये किसके बराबर होता है, ये होता है एल एन ए बाई बी, इसके बराबर होता है, ठीक। तो इसको एल एन ए मान लो, इसको एल एन बी मान लो, तो किसके बराबर आएगा, एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, इसके बराबर आएगा, वही है ना, ये ए और ये बी, और एल एन और एल ओ जी लॉग ही होते हैं दोनों, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, एल एन ए माइनस एल एन बी करोगे तो एल एन ए बाई बी आएगा, ये आपको याद रखना, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेसिक, ठीक है। तो ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू कितना आ गया, के टी आ गया। अब आप देखो इसमें वो दूसरा फार्मूला लगेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, ये जो आया ना, इसको इक्वेशन मान लो 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो आप देखो अभी अगर मुझे क्या करना पड़े, इसको एलओजी में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करूंगा, इस एल एन को मुझे एलओजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको अभी बताया था ना, एल एन को एलओजी में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीपल करना पड़ता है, तो कैसे करेंगे इसको, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट है। मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार, ये आपको पता चल गया ना, अब इसको साफ कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये आपने लिख लिया है, ठीक। अब आप देखो यहाँ एल एन ए नॉट बाई इस एल एन को मुझे एल ओ जी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं, ऐसे करूँगा 2.303 एल ओ जी, देखो एल एन को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, एल ओ जी में, बाकी वही रहेगा ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, के टी, ये रहेगा। देखो कुछ मुश्किल है, तो अब आप देखो मुझे अगर क्या करना पड़े, ऐसा मैं कर सकता हूं, इस के टी को इस तरफ लिख दो, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। तो आप देखो उस पहली वाली में भी हमने क्या निकाला था, के निकाला था, तो इसमें भी क्या करेंगे, के निकालेंगे, तो के अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या आएगा 2.303, देखो इसको बस इसको मैंने इधर इसको उधर लिखा है, बाकी कुछ नहीं है, लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, और ये के निकाला है तो टी नीचे आएगा ना, तो यहां आप क्या करोगे, ऐसे कर दोगे टी, है ना, ऐसे कर दोगे टी नीचे आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अगर अलग लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, पूरा लिखना चाहते हो तब भी ठीक है, ऐसे लिखना चाहते हो तब भी ठीक है। तो ये आएगी हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आई, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या आई थी, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, ऐसा कुछ आया था, तो इसके लिए ये आ गई। तो इसको आप मान लो इक्वेशन
सेकंड। तो अब देखो इतना आप पहुंच गए हो, आगे आपको पता है क्या करना है, कुछ ग्राफ ड्रा करना है, फिर हाफ लाइफ टाइम ड्रा करना है। तो मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूं, तो फिर एक ही बार सारा काम खत्म कर देते हैं। लिखो, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होती है, जो ई वाली होती है ना, वो रकम ई वाली जिसमें ई होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, अभी हमने देखा था इक्वेशन फर्स्ट ये थी, ln a0 अपॉन at इज इक्वल टू kt, यही थी इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना ऐसे होता है कि ये जो ln है इसको मुझे हटाना है, इसको खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, a0 अपॉन at लिखूंगा, देखो ना ऐसा ही लिखूंगा तो ln जाएगा ना। ln को अगर मुझे हटाना होगा तो इस तरफ मैं क्या करूंगा, ये वाली जो चीज़ है इसको e की पावर में भेज दूंगा तो ln खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ln जो होता है ना, ln log इसका बेस e होता है ना। तो ln को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो a0 अपॉन at करूंगा इज इक्वल टू इस ln को मैं e की पावर में यहाँ लगा के ये kt इसकी पावर में भेज दूंगा, ये रूल होता है। ठीक, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं कैसा आएगा, उल्टा at अपॉन a0 करूं तो देखो, अगर मैं इसको इस टर्म को उल्टा करूंगा तो इज इक्वल टू ई की पावर में जो के टी है ना इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये एक रूल है, बस इसको आप याद रख लो। ठीक है, जो मैथ वाले लोग हैं उनको ये पता होगा, और जो बायो वाले हैं वो आप सिर्फ इतना याद रख लो, जब इसको उल्टा करते हैं तो ई की पावर में जो ये होता है इसके साथ माइनस आ जाता है। ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए टी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीपल कर दो, a0 आएगा इंटू a0 इंटू के लिए पॉइंट लगाते हैं, e की पावर माइनस के टी आ जाएगा। देखो लिख सकते हैं, और ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड मान लो। ठीक, इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है, और इस इक्वेशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और वो ग्राफ कैसा आएगा, देखो एक्सपोनेंशियल, आपने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा आता है। देखो एक्सपोनेंशियल ग्राफ या तो ऐसा आता है, इसको बोलते हैं डिक्रीज, और या कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। ठीक है, ऐसा आता है। तो आप देखो यहाँ इस ए टी, यहाँ एक ग्राफ ड्रा करते हैं, कौन सा, ए टी वर्सेस ये जो ए टी है वर्सेस ये टी टाइम, इसके बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आपको पता है, आप मुझे बताओ, ये ए टी और ये टी, अगर मैं इस माइनस को छोड़ दूं, तो क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड दिखते हैं आपको, है ना। ये वाला ए टी और ये वाला टी जो है कुछ डायरेक्टली दिखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन दिखता है, लेकिन इस टी के साथ माइनस है, इस टी के साथ माइनस है। अगर देखो, अगर ए टी वर्सेस टी के ग्राफ में इसके साथ माइनस ना होता, यहाँ प्लस होता, तो फिर ग्राफ ऐसा आता, क्योंकि अगर प्लस होता तो डायरेक्टली रिलेशन होता। लेकिन यहाँ ए टी और इस टी के, देखो यहाँ टी के साथ माइनस है, मतलब जब ए टी यहाँ से बढ़ रहा है तो ये टी क्या कर रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो इसका मतलब कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, ऐसा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। ठीक, आई समझ आपको, ऐसा ग्राफ इसका आएगा, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा। देखो अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो आप ये ग्राफ आराम से बना सकते हो। तो ये किसका ग्राफ है, प्लॉट ऑफ ए टी वर्सेस टी। देखो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम देना ना, तो वहाँ आपको हो सकता है ऐसा ग्राफ दे के पूछ लें कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। और ये कैसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कहाँ से लेके आए हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और वहाँ से ये ग्राफ आया। ठीक, आई समझ आपको। तो आप यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, कंसंट्रेशन है ना, क्या लिखोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम।
टाइम के साथ कैसे डिक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये एक ही पावर में टी है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये वाला इतना पार्ट आप छोड़ भी सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है। अभी देखो एक और ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर हाफ लाइफ देखेंगे। ठीक, इसको साफ कर दूं मैं, ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है, ठीक, तो आप कर लो, नहीं तो फिर छोड़ दो, एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला आपको। अब देखो आपको एक ग्राफ ड्रा करना है log AT वर्सेस T में, log AT वर्सेस T में ग्राफ ड्रा करना है, तो ये जो है बुक में भी दिया हुआ है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करो, जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी वो लिखो पहले। आपको ग्राफ कैसा ड्रा करना है इसी में, log AT वर्सेस T का ग्राफ। तो सेकंड इक्वेशन क्या आई थी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT, ऐसी आई थी, ऐसी थी सेकंड इक्वेशन, है ना। तो इसको क्या करोगे आप, log AT वर्सेस T का ग्राफ ड्रा करना है, मतलब आपको log AT यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, बताओ, इस T को यहां मल्टीपल कर दो, KT आ जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई इस 2.303 को इधर ले आओ तो आ जाएगा 2.303 इज इक्वल टू, क्या बच गया इधर, ये log A बाई B बचा है ना। तो आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया था, log A बाई B इज इक्वल टू क्या होता है, log A माइनस log B, ये होता है, या फिर ये वाला ये होता है, log A माइनस log B करोगे तो log A बाई B आएगा, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी बताया। तो ये कैसा आ जाएगा यहाँ, log A0 माइनस log कौन सा AT, ये आ जाएगा। देखो KT अपॉन 2.303 कर लिया, KT इधर कर लिया, 2.303 को इधर ले लिया, तो log A0 माइनस ये फार्मूला लगा के एक ही बार सारा हमने कर लिया। अब आप देखो यहां से आप log AT की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बताओ। log AT की वैल्यू निकालनी है तो log AT को यहां ले आओ, क्योंकि आपको ग्राफ किस में ड्रा करना है, log AT वर्सेस T में करना है ना। तो log AT को यहां लेके आओ तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू log A0 इधर है, log A0 इधर है, तो इसको उधर ले जाओ, माइनस KT अपॉन 2.303, ये आ जाएगा। तो बन गई हमारी वो इक्वेशन जहां से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या ये ग्राफ, ये y इज इक्वल टू ये c प्लस mx वाला है कि नहीं। देखो हमने किस में करना है, AT वर्सेस T में करना है। तो आप देखो ये जो T है ना, यहाँ इस T को थोड़ा यहाँ लिख दो ना, बात एक ही है। तो अब आप देखो, ये तो वही बात है जो पहले हमने देखा था कि y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा, और इस इक्वेशन में ये m स्लोप है, ये माइनस है, तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा, ऐसा आता है। तो आप देखो अभी जो हमने इक्वेशन निकाली वो ऐसी है, देखो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स है, इसमें ये जो x है ये क्या है, t, ये m क्या चीज़ है, m इसमें ये वाली चीज़ है, माइनस के बाई 2.303 इसमें m है, ठीक है। और c क्या चीज़ है ये, और y क्या चीज़ है ये। तो ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ऐसे करोगे, किस किस में करना है, log AT, तो log AT यहाँ लिखो, log AT वर्सेस t में करना है। तो आप देखो c माइनस एम एक्स मतलब इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। नहीं 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 गलत, ऐसा नहीं, ऐसा आएगा ना, ऐसा, ठीक। तो आप देखो ये माइनस स्लोप है ना, तो स्लोप क्या आएगा इसका ये बताओ, स्लोप इज इक्वल टू, देखो t हमने यहां लिख दिया, AT हमने इस तरफ लिख दिया, ठीक। और log A0 क्या होता है, c इंटरसेप्ट, वो ये वाला होता है, ये वाली जो लाइन है ये होता है log A0, ये इंटरसेप्ट है c। और स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303, स्लोप क्या होगा, माइनस के अपॉन 2.303, क्योंकि देखो ना ये t इस तरफ है, एम एक्स है ना यहाँ, तो x को t से कंपेयर किया, m स्लोप है, तो m इज इक्वल टू के अपॉन 2.303। अगर आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो कैसे कैसे इंसान हो, समझ आ गया। 3 देखो यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू, ये लिखा है c, यहाँ लिखा है माइनस एम एक्स,
ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो x है ना, x देखो ये y जो है उसको ये ले लिया, तो y एक्सिस पे हमने log 80 ले लिया। ठीक है, c जो है c वो इंटरसेप्ट होता है ये वाला, तो c को हमने ये मान लिया। ठीक, और t जो है वो कौन सा है, x एक्सिस पे हमने ले लिया, t हमने x एक्सिस पे ले लिया। अब क्या बचा है, अब बचा है ये माइनस m को इससे कंपेयर नहीं कर सकते, इससे माइनस m इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303। m क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या है माइनस में, तो माइनस k अपॉन 2.303 आएगा इस ग्राफ का स्लोप। तो यहां से हमारा ग्राफ ड्रा हो गया log 80 वर्सेस t में। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस यही था हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी जल्दी जल्दी हाफ लाइफ टाइम देख लेते हैं इसमें। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, टी जब रिएक्शन आधी हो जाए, है ना, यही होता है हाफ लाइफ टाइम। तो डेफिनेशन आपको लिखवा दी है, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, t1/2 से। बस आपको इतना याद रखना है कि जब एट t इज इक्वल टू t1/2, जब t इज इक्वल टू t1/2 हो जाएगा तो at किसके बराबर हो जाएगा, a0/2 के बराबर। दैट्स इट, ये याद रखना है। ठीक, तो अगर आप ये याद रखोगे तो उसी इक्वेशन में पुट कर दो ना, k इज इक्वल टू 2.303 log a0 अपॉन at, यही आया था, अपॉन t आया था ये। तो इस इक्वेशन में से t निकालो पहले, t इधर करोगे तो k इधर चला जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स। t यहाँ करो तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a0 अपॉन at, ये आया। देखो ये कैसे किया मैंने, क्रॉस मल्टीपल किया ना, ये t को इधर किया है ना, तो इधर बनेगा kt, फिर यहाँ से हमने क्या किया, t निकाला तो k नीचे आ जाएगा, तो वही चीज़ है। ठीक है, आपको आता होगा ये। अब देखो हमने क्या करना है, t को t हाफ बना दो, t1/2 बना दो। तो आपको पता है जब t1/2, यही होता है हाफ लाइफ, यही हमने निकालना है। जब t1/2 होगा, t इज इक्वल टू t1/2 हो जाएगा। ठीक, तो उस टाइम at इज इक्वल टू a0/2 हो जाएगा। बस यही लिखना है, बाकी सेम लिखना है, 2.303 अपॉन k log a0 तो ऊपर ही था, डिवाइडेड बाई at कितना हो जाएगा, a0/2, तो यहाँ लिख दो a0/2। अब देखो a0 कैंसिल होगा, a0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा t1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, यहाँ log, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log 2 बन जाएगा यहाँ। ठीक, तो अब क्या करोगे, अब करोगे t1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, यहाँ लिखोगे log 2। आपको पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है, log को log मत बोल देना, log 2 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ t1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये पता ना आपको, log की वैल्यूज़ भी होती हैं। तो इसको आप अगर मल्टीपल करोगे तो आता है यहाँ से, इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो आता है 0.693 डिवाइडेड बाई k, और यही आता है t हाफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, क्या आया है। ठीक, तो अब आप देखो यहां लिख सकता हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर में क्या था, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में देखो कहीं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपको बोला जाए बनाओ ग्राफ, क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, क्या 1/2 इसके बीच में और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, बताओ कैसा ग्राफ आएगा। टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी हो टी हाफ ऐसा रहेगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा किसके बीच में, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। यहाँ आपको दिखेगा नहीं तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ यहाँ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ 80% हमारा चैप्टर कवर हो गया।
ठीक, तो आपको दो चीज़ें और लिखनी है, वो आप लिख लो तो फिर हमारी बात ख़त्म। तो आई थिंक आपको अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप इसको लिखो, प्रिपेयर करो। हमें सिर्फ दो एग्जाम्पल लिखनी है। एक एग्जाम्पल लिखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, वो लिख लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फिनिश। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको एक लिखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर अनकॉमन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, बहुत कॉमन नहीं होती है, बहुत कम पाई जाती है, बट अकर एट स्पेशल कंडीशंस। मतलब ये बहुत स्पेशल कंडीशंस के ऊपर पाई जाती हैं। और इसकी एक एग्जांपल होती है इंजाइम, यहां लिखो सम इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है, एंड रिएक्शंस विच अकर ऑन मेटल सरफेसेस, ठीक है, आर एग्जांपल्स ऑफ, आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये टेक्स्ट बुक की लाइन्स है, ठीक, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको टेक्स्ट बुक ना देखनी पड़े। देखो लिखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बहुत अनकॉमन होती हैं, बट स्पेशल कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शंस होती हैं। कुछ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब हो गया ऐसी रिएक्शन जिसमें इंजाइम को कैटालिस्ट के तौर पे यूज करें, एंड रिएक्शंस विच अकर ऑन मेटल सरफेस, कुछ ऐसी रिएक्शंस जो मेटल की सरफेस के ऊपर होती हैं, वो एग्जांपल्स होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक। और एग्जांपल में एक आ जाता है हमारा ये वाला, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम प्लेट। एक ये एग्जांपल है जीरो ऑर्डर की, तो इसकी रिएक्शन ऐसी होती है 2NH3 गैस, ये अमोनिया होता है, और यहाँ 1130 केल्विन टेम्परेचर होता है, और प्लेटिनम कैटालिस्ट होता है, प्लेटिनम कैटालिस्ट के तौर पे यूज होता है, और इसकी डीकम्पोजिशन होती है N2+H2, ये गैसेस बनती है यहाँ से, और यहाँ 3 आता है, ठीक। ये एग्जांपल है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। एक ये एग्जांपल है, तो इसका रेट अगर आप लिखोगे तो रेट क्या आएगा इसका रेट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू NH3। देखो यहाँ तो 2 है, लेकिन आपको पता है ऑर्डर, यहाँ जो चीज़ होती है वो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। तो एक्सपेरिमेंटली ये बोला गया है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो यहाँ 2 नहीं आएगा बल्कि यहाँ 0 आएगा, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल होती है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। गोल्ड सरफेस मतलब गोल्ड की सरफेस के ऊपर HI हाइड्रोजन आयोडाइड की जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल का मतलब होता है हीट दे के उसको डिकम्पोज किया जाता है, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सी होती है, स्पेशल कंडीशन के ऊपर होती है, या तो उसमें क्या होना चाहिए एंजाइम कैटालाइज्ड, और या फिर मेटल की सरफेस के ऊपर जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बस तो ये फर्स्ट ऑर्डर में लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन सी रिएक्शन आती है। इसमें आती है फर्स्ट ऑर्डर में एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, बेहोश नहीं हो जाना आप, ठीक, कल से छोटी वीडियो बनेगी। देखो एक एग्जांपल होती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन जो है ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इथीन होता है C2H4 गैस होती है, प्लस हाइड्रोजिनेशन करते हैं इसकी, तो यहाँ से ये भी गैस,
तो हमारे पास बन जाता है C2H6, बन जाता है C2H6, और ये क्या होती है? गैस। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू K इंटू C2H4 की पावर 1, ये होता है। इसका रेट ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और एग्जांपल क्या होती है? जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक। आपको पता है ना, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम सुना होगा। वहां जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं ना, वो ब्रेक होकर किसी और में टूट जाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं। यहाँ लिखा है ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे, मतलब जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में, मतलब वो सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की होती है। एग्जांपल यहाँ मैं दे रहा हूँ, जैसे रेडियम होता है, ये जब इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक होकर हीलियम प्लस रेडोन में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम प्लस रेडोन में। तो इसका मैं एटॉमिक नंबर और वो लिख देता हूँ यहाँ 86, यहाँ होता है 86, यहाँ होता है 226। आपको पता है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ये होता है मास नंबर, है ना। और हीलियम बनता है यहाँ से 24, और यहाँ रेडोन बन जाता है 86 और 222, 86 और 222, ये बन जाता है। और इसका रेट कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू K इंटू रेडियम, ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो रेडियम की पावर, बस ऐसा ये रेट आ जाएगा इसका। तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं? रेडियो एक्टिव वाली जितनी रिएक्शन होती है, मतलब रेडियो एक्टिविटी में आपको कभी समझाऊंगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, वहाँ अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक होता है, किसी और में टूट जाता है, वो वाली सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बेस पे होती है, मतलब वो सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। जैसे यहाँ रेडियम, ये नीचे एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखा है, रेडियम जब ब्रेक होता है हीलियम प्लस रेडोन बनता है, तो ये रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका रेट ऐसे लिखते हैं। और कौन सी एग्जाम्पल है? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर एग्जाम्पल्स दी हुई थी, ठीक है। आप देखो, अगर मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं एक बार, तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाई, ठीक है, उसके बेस पे बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ाई, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ाई, हाफ लाइफ पढ़ाया, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या आता है? A0/2K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आता है 0.693 अपान पता नहीं K आता है। और उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की कुछ एग्जाम्पल्स देखी। आपसे कोई पूछ ले रेडियो एक्टिव वाली रिएक्शन किस ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक। और हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन जो है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, ठीक है। और जो जीरो ऑर्डर की थी वो कौन सी थी? जीरो ऑर्डर की कौन सी मैंने बताई थी आपको? मैंने बोला था जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस जो होती हैं अनकॉमन होती हैं, ठीक है, मोस्टली अनकॉमन होती हैं और स्पेशल कंडीशन पे होती हैं, या एंजाइम कैटालाइज्ड होती है, या ऐसी रिएक्शन जो मेटल की सरफेस के ऊपर होती है, वो कौन सी होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला पार्ट यहाँ खत्म हो गया और 80% चैप्टर आपका खत्म हो गया। 2 वीडियोस और आएंगी इसकी बस, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ लेना। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप अपना ध्यान रखो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।